हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो गाइस आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स मैं हूं समीर चौधरी, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट। और गाइस आप सबका वेलकम है हम सबके प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेमिकॉन क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिए और साथ साथ गाइस शेयर भी करिए। अगर गाइस आपको कोई बात कहनी है, कोई डिस्कशन करना है या कुछ चीज पूछनी है तो गाइस आप ना वैल्यूएबल कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, जिसका गाइस हम लोग रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल करेंगे। सो आज गाइस हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, आज गाइस डिस्कशन होगा इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट्स के बारे में। क्योंकि जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 6 में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स 2, डेवलपमेंट इको 2 जो है गाइस आपका कोर सब्जेक्ट है। आपको पता होगा कि कोर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। कोर सब्जेक्ट का मीनिंग होता है वो सब्जेक्ट जिसके मार्क्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। इवन अभी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोर और ऑप्शनल में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन जब इन फ्यूचर जब वो आपकी डिग्री इस्तेमाल होती है, डिग्री का यूज होता है, मार्कशीट का यूज होता है, तब जाके आपको कोर सब्जेक्ट का मीनिंग पता लगेगा। ऑब्वियस ही बात है, जो परसेंटेज निकल के आती है वो कोर सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करके निकल के आती है। ये चीज आपको अभी पता नहीं चलेगी, अभी तो आपके लिए सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट आफ्टर सम टाइम आपको ये चीज रियलाइज होगी। ठीक है, तो गाइज ऐसा देखा गया है कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को लोग हल्के में ले जाते हैं। और अगर पेपर की बात करें तो पेपर में टफ पेपर आता है, मैं ये भी नहीं कह सकता आसान आता है। हाँ, थोड़ा थ्योरेटिकल रहता है, थोड़ा न्यूमेरिकल रहता है थोड़ा बहुत। और अगर कंपेयर करें सेमेस्टर 5 से तो सेमेस्टर 5 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कंफर्ट होता है। अब वो भी कंफर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आसान होता है, इसकी कुछ कनेक्टिविटी सेमेस्टर 5 की इकोनॉमिक्स से होती है, सेमेस्टर 5 की डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से होती है। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का सेमेस्टर 5 के मॉडल्स वीक हैं, जैसे रोमन हेरोडोमन मॉडल था, सोलो मॉडल था, ठीक है, अगर ये मॉडल वीक है तो फिर टेक्निकली यहां फंसोगे। राइट, तो फंसने वाली बात नहीं है, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ने में भी आपको तीन चार चीजें माइंड में रखनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सेमिकॉन क्लासेस अराउंड 2014-15 से इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट को, सेमेस्टर 5-6 के स्टूडेंट को काफी अच्छे से गाइड कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम गाइड कर रहे हैं। एंड वी आर द ओनली पीपल जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स को इतना सीरियसली लेते भी हैं। जैसे हम आपको पढ़ाने में अगर बात आए कि सर आप हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हो, हम आपको क्लासेस तो देते ही देते हैं। जो भी हमारी क्लासेस रहती हैं वो आपकी चॉइस होती है कि वो लाइव अटेंड करनी है या रिकॉर्डेड देखनी है, वो आपकी चॉइस है। हमारी साइड से तो आपको हर तरीके की चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। फिर आपको गाइस हम लोग नोट्स भी देते हैं, और ध्यान रखना ये नोट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे अगर आप पटेल चेस पर जाओ या जनरली गूगल सर्च करो तो आपको नोट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वो सारे नोट्स आउटडेटेड होते हैं, अपडेटेड नहीं होते। काफी सारी मिस्टेक्स होती हैं उनमें, क्योंकि क्योंकि वो फ्री में अवेलेबल है ना। समझे बात को मेरी? क्योंकि वो एवी अवेलेबल है, जाके कोई भी डाउनलोड कर लो। तो उसमें बदलाव नहीं किए गए हमारे नोट्स। हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज की साइड से, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स की साइड से बनाए गए हैं, बार बार प्रूफ रीड किए गए हैं। कोई भी कंसेप्ट, देखो स्पेलिंग मिस्टेक की बात नहीं कर रहा मैं कंसेप्ट मिस्टेक की बात कर रहा हूं। मान लो सेमेस्टर 6 में मॉडल आता है लेविस मॉडल। अब वो लेविस मॉडल को एक्सप्लेन करने की टेक्निक है। अब दो तरीके हैं, अगर हम नोट्स बना रहे हैं और अब हमें नोट फ्री सेवा करनी है तो हम गूगल पे लिखेंगे, क्रोम पे लिखेंगे लेविस मॉडल एक्सप्लेनेशन, जो वहां से पैराग्राफ आएगा वो कॉपी पेस्ट करके आपको छाप के दे देंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हमारे जो भी नोट्स है आपकी रीडिंग्स के अकॉर्डिंग है। आपकी रीडिंग्स ने जो आपको रीडिंग पढ़ाई जा रही है, इधर वो डेबराज रे हो, मेयर हो, ठीक है, कॉस्टर्ड हो, कोई भी हो, वट एवर द रीडिंग्स, उनकी रीडिंग के बेस पर हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन बैंक होता है। इवन क्वेश्चन बैंक कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है, एंड वी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन जो आपको क्वेश्चन बैंक भी देता है। ठीक है, और इन सब डिस्क्रिप्शन के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं, आपको चीजें मिल सकती हैं। एंड आफ्टर दैट बेटा डाउट सेशन, डाउट सेशन भी हम लोग आपको दो तरीके से प्रोवाइड करते हैं, इधर चैट और ऑन कॉल। आप चैट पे भी कॉल डिस्कशन कर सकते हो, कॉल पे भी डिस्कशन कर सकते हो। हाँ, बस इतना फर्क होता है कि हम लोगों ने यहाँ पे प्लान्स बदले हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमने यहाँ पे प्लान बदले हुए हैं। अगर आप कॉल पे डाउट क्लियर करना चाहते हो तो उसका प्लान अलग है, अगर आप चैट पे डाउट क्लियर करना चाहते हो तो उसका प्लान अलग है।
राइट। तो ये हमारे बेसिकली बहुत सारे प्लान्स हैं, प्लान से रिलेटेड और फीस से रिलेटेड और जो भी डिस्कशन है। अगर आपको कोई भी डिटेल चेक करनी है तो आप प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी, हमारे वेबसाइट के बारे में, हमारे एप्लीकेशन के बारे में, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग आपको बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ अब बात आती है यहाँ पे सिलेबस की, कि क्या हमारा सिलेबस है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। ठीक है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में सिलेबस क्या है, तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। कहने के लिए तो 5 यूनिट्स हैं, कहने के लिए 5 यूनिट्स हैं, लेकिन उन 5 यूनिट में से एक यूनिट ऐसी जो आपको नहीं पढ़नी, मैं आपको पहले बता देता हूँ। बेसिकली हमारे पास में 4 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। ठीक है, 5 यूनिट्स हैं। और अगर मैं बात करूं एग्जाम में, वैसे तो कोई वेटेज खास दे नहीं रखी है इन्होंने, वेटेज गिवन नहीं है, ये वेटेज नहीं बताते। लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अपने अब तक का एक्सपीरियंस बताऊं, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से क्वेश्चन जो आया है, 2-2 क्वेश्चन हर यूनिट से आए हैं, 2 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी नहीं आता इस यूनिट से। इवन ये रीडिंग, ये यूनिट जो है, ये सिर्फ उन्होंने सपोर्ट के लिए दे रखी है कि आप सिर्फ इसकी हेल्प ले सकते हो बस, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है। यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और मतलब यहां से और यहां से, देखो यहां से 1 से 2 क्वेश्चन, अगर आप देखो तो ये दोनों यूनिट मिला के 2 क्वेश्चन यहाँ, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ, आपके 4 या 5 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों यूनिट को मिला के। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो टोटल देख ले तो आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, एग्जाम में। एंड आप सबको मालूम होना चाहिए, आपको 8 क्वेश्चन में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। देखो अगर 7 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 क्वेश्चन है तो 5 अटेम्प्ट करने हैं। वो अपने हिसाब से, मैं फिर बोल रहा हूँ, वेटेज डिफाइन नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफाइन नहीं है, बदले इन्होंने क्वेश्चन। ठीक है, और आपका तो टर्म ही ऐसा चल रहा है जहाँ पे चीजें बदलती रहती हैं, डीयू की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो ये बेसिकली सिलेबस है। अगर मैं आपको सिलेबस के बारे में एक शॉर्ट आइडिया दूं, तो पहला बेसिकली हमारा यूनिट है डेमोग्राफिक एंड डेवलपमेंट। यूनिट नंबर 1 है डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक एंड डेवलपमेंट। देखिए, नो डाउट यहाँ पे आपको देवराज रेखे चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 मिलेगा। ठीक है, देवराज रेखा चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। 100% मेरी गारंटी है, 100% यहाँ पे टॉपिक आता है लेविस मॉडल, अभी जो कि मैं आज पढ़ाऊंगा भी आपको, मैं यहीं से शुरू करूंगा। 100% 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आएगा। मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, पहले ही, बिफोर एग्जाम। ठीक है, तो बेसिकली आपको माइंड में यही रखना है कि जितना हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, हमारी हमारी फैकल्टीज जो आपको बता रही है, वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से देखना है, समझना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेमोग्राफिक एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ये दोनों चैप्टर्स हैं जिसमें आपके 2 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आएंगे। देखो टेक्निकली हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, हमें यहाँ पे, हमारा ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बेस्ड है लेबर पर। यानी जो आपने सेमेस्टर 5 में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था डेवलपमेंट का, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था आपने, जिसमें हमने डेवलपमेंट थ्योरीज के डिस्कशन किया था। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ा, चैप्टर नंबर 4 भी पढ़ा। टेक्निकली जो हमने सेमेस्टर 5 की डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को पढ़ा, उसी का यूज यहाँ पर है, ये कह सकते हो उसका एक्सटेंशन है। जो चीजें वहां पढ़ी थी अब यहाँ पे यूज होंगी, यहाँ पर यूज होंगी। तो एक तो ये हो गया यूनिट 2, नो डाउट थोड़ी सी लेंथी यूनिट है। यहाँ पे 3 चैप्टर, 3 टॉपिक्स आते हैं, लैंड, लेबर एंड क्रेडिट मार्केट। लैंड, लेबर एंड क्रेडिट मार्केट, लैंड, लेबर एंड क्रेडिट मार्केट, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंड, लेबर एंड क्रेडिट मार्केट। ठीक है, लैंड, लेबर एंड क्रेडिट मार्केट। टेक्निकली बात यह है गाइस, देखो 100% यहां से क्वेश्चन फ्रेम्ड होगा कि कैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट मार्केट चलती है, और कौन सी क्रेडिट मार्केट, जनरली ये अर्बन एरिया की नहीं,
रूरल एरिया की क्रेडिट मार्केट, कैसे वहां पे आप उधार का लेन देन करते हो, कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्सप्लोटेशन करते हैं क्रेडिटर्स का, ठीक है, सॉरी डेटर्स का, राइट। कैसे कैसे वो लोग अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और कैसे उसको मैनेज किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। एंड आफ्टर दैट लैंड वाला कंसेप्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ये मान के चलो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आपने अपनी लाइफ में रियायतवाड़ी सिस्टम पढ़ा, माहरवाड़ी सिस्टम पढ़ा, ठीक है, जमींदारी सिस्टम पढ़ा, अगर आपको याद हो तो ये वही का एक्सटेंशन है। वो तो सॉर्ट आउट हो गया। अब बात आती है कि जमीन है। अब जमीन जमीन पे का मालिक कोई और होता है और काम करने वाला कोई और होता है, राइट। जमीन का मालिक कोई और होता है और जमीन पे काम करने वाला कोई और होता है। मान लो मैं काम करने वाला हूं और आप जमीन के मालिक हो, तो आप मुझसे जमीन का किस तरीके से शेयर लोगे? अब मतलब किस तरीके से आप मैं आपको पैसे दूंगा? मैं आपको उस जमीन में से जो क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है, क्रॉप हो रही है, उसका शेयर दूंगा, या मैं आपको फिक्स्ड अमाउंट दूंगा, या मैं दोनों चीजें दूंगा। और भी मल्टीपल डिस्कशंस हैं जो हम लोग यहाँ पे करेंगे। एंड नो डाउट लेबर, अच्छा लेबर का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली ये और ये दोनों यूनिट है। अगर आप जैसे 2 से 3 क्वेश्चन मान लो, अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो गारंटी है एक क्वेश्चन यहाँ से है और एक क्वेश्चन यहाँ से है। लेबर को मैं इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि वो लेबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कवर्ड हो गया, लेबर वाला कंसेप्ट, समझ लो, लेबर वाला कंसेप्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कवर्ड हो गया, इसलिए मैं लेबर को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं मान रहा। यूनिट नंबर 3 जब आप रीड करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ ओनली फॉर सपोर्ट या ओनली फॉर नॉलेज, बस। यूनिट नंबर 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन आप बिल्कुल स्किप कर दो, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन फ्रेम्ड होंगे, पहली बात तो 5 यूनिट दे रखे हैं आपको सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। ये ये जो है यूनिट नंबर 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थी और यूनिट नंबर 5 ग्लोबलाइजेशन की थी, राइट। तो वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। तो एक तो ये हो गया। फिर ये जो यूनिट 4 है, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नो डाउट जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक अगर आपके सब्जेक्ट में किसी के पास में अगर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, इफ एनीवन हैज एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, किसी के पास भी अगर है, तो शायद उसके लिए ये यूनिट नंबर 4 हलवा हो जाएगी बिल्कुल। अगर आप में से किसी के पास एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है तो ध्यान रखना, आपके पेपर में ये यूनिट नंबर 4 आपके कंट्रोल में बगैर पड़े तो कितना फायदा हो गया। मतलब हमें स्कोर करना है, यानी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर एक स्ट्रेटेजिक पढ़ाई करो, आप स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी करो, है ना। मैं वो चीज बोल रहा हूँ। एंड यूनिट नंबर 5 इज ग्लोबलाइजेशन। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे सिलेबस है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा और हमें इसको बहुत अच्छे से कमांड करना है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब आप हमारे किसी भी प्लान में एडिड हो। हमारे 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर प्लान है, गोल्ड प्लान है, प्लैटिनम प्लान है, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, प्लैटिनम प्लान है, गोल्ड प्लान है और सिल्वर प्लान है, राइट। इफ यू वांट टू टेक अ लाइव क्लासेस तो आपको प्लैटिनम प्लान चूज करना चाहिए। अगर अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो आप हमारा सिल्वर प्लान ले सकते हो। प्लान से रिलेटेड डिस्कशन आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया हमारे सिलेबस के बारे में। नाउ अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ। तो गाइस अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ लेविस मॉडल से, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि और मैं स्टूडेंट्स को पहले इंपॉर्टेंट चीजें ही समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए रीडिंग की शक्ल देखो तो रीडिंग तो इतनी मोटी है, पता होगा आपको, काफी अच्छी खासी रीडिंग है कि आपके कॉलेज बैग के अंदर एक ही रीडिंग आएगी तब भी बैग भारी हो जाएगा, है ना, पता ही होगा आपको। तो पूरी रीडिंग नहीं करनी है आपको, आप खुद देखिए। आपको अटेम्प्ट करने के लिए 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब ये है कि 5 अटेम्प्ट करने, 3 क्वेश्चन छोड़ने। एक तो ये बात, दूसरी चीज वो जब 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आपको ऑटोमेटिकली पहले ही पता लग जाएंगे यार ये तो पक्का ही आएगा। यानी 8 में से 6.5 से 7 क्वेश्चन आपकी, या फिर 7 क्वेश्चन कम से कम कंफर्म होंगे कि सर ये तो आने वाला है, ठीक है। तो टॉपिक्स पे ध्यान देना आप, ठीक है। पूरी रीडिंग पे ध्यान मत देना, पूरी रीडिंग आपको ही पता है, वो कहने सुनने में अच्छा लगता है कि हम तो पूरी रीडिंग पढ़ के जाएंगे।
कभी नहीं कर सकते आप पूरी रीडिंग, इतनी चीजें वो सिर्फ नॉलेज के लिए। हाँ, रीडिंग नॉलेज के लिए, आफ्टर दैट आप इसको जरूर कर सकते हो अगर मन है अगर आपका। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है जी। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 1, उसका डिस्कशन कर रहे हैं, यूनिट नंबर 1। ठीक है जी, जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यूनिट नंबर 1, और उसमें भी मैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ देवराज रे रीडिंग। ठीक है, देवराज रे, और उसमें भी गाइस हमारा 10.2 है एंड 10.3। तो पहले हम 10.2 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द हेडिंग इज लेविस मॉडल। ठीक है, लेविस मॉडल। ठीक है जी, तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी आपके साथ में। सो बेसिकली लेविस यानी अर्थर लेविस, इन्होंने इन्होंने 1954, प्लीज मार्क दिस डेट ईयर, 1954 इन्होंने एक पेपर लिखा था, जो जिस पेपर का नाम था दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 1954 में इन्होंने एक पेपर लिखा था, इस पेपर का नाम था द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ लेबर, या फिर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। देखिए, उस टाइमिंग में 1954 एक ऐसा ईयर, एक ऐसा टाइम चल रहा था पूरे वर्ल्ड लेवल में। अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया भी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पे था, इंडिया भी अपनी कंट्री को डेवलप करने के प्लान में था। और अब पूरे वर्ल्ड की अगर आप बात करो तो पूरे वर्ल्ड का वर्ल्ड जो था, एक पिछले 20-30 साल पहले एक ग्रेट डिप्रेशन से निकला था। अगर आपको पता हो तो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, और ऐसा नहीं था कि वो ग्रेट डिप्रेशन आया और एकदम से चला भी गया, नहीं, उसका इम्पैक्ट कई साल रहा। और ऐसा नहीं था कि वो चला गया तो एक्चुअली उसके बाद थ्योरी बदली थी। तो पता ये चला कि जो भी इकोनॉमिस्ट बाद में आए उनका सबका टारगेट ये था कि हम अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ करें। और देखो, लेविस मॉडल की जो थ्योरी है वो टेक्निकली अनलिमिटेड लेबर सप्लाई पर बेस्ड है। उनके हिसाब से कोई भी कंट्री में अगर ग्रोथ करनी है, अकॉर्डिंग टू हिम, अगर किसी भी कंट्री में अगर आपको ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ सिर्फ तभी हो सकती है जब आप उस कंट्री का स्ट्रक्चरल चेंज कर दो। ठीक है, तो उन्होंने मान लिया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज चल रहा है, और स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी में दो तरह के सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है। अकॉर्डिंग टू लेविस, उनके हिसाब से अगर कंट्री में ग्रोथ करना है तो उन सेक्टर्स में ग्रोथ करो जो आपकी इकोनॉमी में है। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब हो जाता है जो आपकी इकोनॉमी में सेक्टर्स है उनमें बदलाव लेकर आओ। तो अकॉर्डिंग टू हिम, हमारी इकोनॉमी में, मतलब जो वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी चल रही थी, दो तरह के सेक्टर्स होते थे। एक सेक्टर होता था ट्रेडिशनल सेक्टर, एक सेक्टर होता था ट्रेडिशनल सेक्टर, और एक सेक्टर होता था मॉडर्न सेक्टर, राइट। तो वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, एक ट्रेडिशनल सेक्टर और एक मॉडर्न सेक्टर, एक ट्रेडिशनल सेक्टर और एक मॉडर्न सेक्टर। इन दोनों के सेक्टर के कॉम्बिनेशन को इन्होंने नाम दिया ड्यूअलिज्म, जिसे कभी कभी आप डेओल इकोनॉमी के नाम से भी जानते हो। देखिए, लेविस की थ्योरी कंप्लीटली इस चीज पर बेस्ड थी कि अगर हमें किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट लेकर आना है, अच्छा देखो, डेवलपमेंट हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, राइट। डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड होती है, वहां पे पॉलिसीज चल रही होती हैं। लेकिन जो भी डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया, तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए वाली बातें थी इनकी, इन्होंने ये चीज बोल दी कि हमारी इकोनॉमी में ड्यूअलिज्म चल रहा है। ड्यूअलिज्म का मतलब हमारे पास दो तरह के सेक्टर्स हैं, एक है ट्रेडिशनल सेक्टर और एक है मॉडर्न सेक्टर। थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ते हैं इनको कि ट्रेडिशनल सेक्टर और मॉडर्न सेक्टर का मतलब क्या है। देखिए, ट्रेडिशनल सेक्टर का मतलब ये हो जाता है कि हमारी इकोनॉमी में जो भी बिजनेस चल रहा है या फिर एम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट, जितनी भी चीजें हैं वो उन उन मेथड्स पर बेस्ड है जो पुराने हैं,
और अगर आप ड्यूलिज्म में, अगर आप पुराने मेथड्स की बात करो जिसको हम ट्रेडिशनल कह रहे हैं, तो ट्रेडिशनल में जो पुराना माना जाता है दैट इज एग्रीकल्चर। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तो खेती बाड़ी थी। जब कुछ भी नहीं था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई मॉडर्न सेक्टर था, ना कोई टेरिटरी सेक्टर था, ना कोई सेकेंडरी सेक्टर था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एग्रीकल्चर था, खेती बाड़ी थी। लॉन्ग लॉन्ग अगो दुनिया जो चल रही है खेती बाड़ी से ही स्टार्ट हुई है। ठीक है, वही है, खेती बाड़ी करो, उगाओ और खाओ चीजें। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़ी, जब ग्रोथ की बात आई, हमें ग्रोथ करनी है, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारी इकोनॉमी में अब एक मॉडर्न सेक्टर को भी आ जाना चाहिए। अब मॉडर्न सेक्टर भी दिमाग में रखो कि व्हाट डू मीन बाय मॉडर्न सेक्टर। देखिए, मॉडर्न सेक्टर का मतलब आप ऐसे समझ लो, पहले हम एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते थे, बैल, समझ में आ रही है ना, खुद ही, मतलब खुद ही कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, किसानों को टूल्स की जरूरत पड़ने लगी, मशीन्स की जरूरत पड़ने लगी। मशीन मतलब ट्रैक्टर, मान लो एग्जांपल ट्रैक्टर, जैसे एग्जांपल ट्रैक्टर। ठीक है, ट्रैक्टर मान लो, जो पंप होते हैं पानी निकालने के लिए, इरिगेशन के लिए पंप होते हैं, उनकी जरूरत पड़ने लगी। तो दिमाग में आया कि यार ये चीज कहां से लाएं, तो उन्होंने एक सेक्टर का इन्वेंशन करा, एक सेक्टर को ढूंढा, एक सेक्टर को बनाया, जहां पे जो एग्रीकल्चर में इनपुट्स को इस्तेमाल करना है, उन इनपुट्स को बनाया जाए, और जिस सेक्टर में उन इनपुट को बनाया जा रहा था उसे बोला गया इंडस्ट्रियल सेक्टर। राइट? तो टेक्निकली अगर आप अपनी कंट्री में ग्रोथ करना चाहते थे, तो आपको इन दो सेक्टर्स पे फोकस करना था। एक ट्रेडिशनल सेक्टर जिसे आप एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हो, एक मॉडर्न सेक्टर जिसे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हो। अब बात ये आ जाती है कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करें। बहुत सारे ऑप्शन है गाइस इन दोनों के आपस में रिलेट करने के। पहली बात, मैं चीज आपको समझा रहा हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर है वो फूड प्रोवाइड करता है। आपको ऐसा लगता है ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर फूड प्रोवाइड करता है? हाँ, फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, बिल्कुल करता है। किनको करता है? जो एग्रीकल्चर नहीं करते, क्योंकि एक तो खुद के लिए गेहूं चावल उगाते हैं, प्लस वो उनके लिए भी गेहूं चावल उगाते हैं जो इनके सेक्टर के नहीं होते, जो दूसरे सेक्टर के होते हैं। तो ये बात कंसेप्ट है कि जो एग्रीकल्चर है वो बेसिकली मेन रिसोर्स ऑफ फूड है टू होल इकोनॉमी। लेकिन एक चीज और सप्लाई करता है वो, दैट इज लेबर। ये सब माना गया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मेन सप्लायर ऑफ लेबर है, मेन सप्लायर ऑफ लेबर है। अगर कोई पूछे कि लेबर सप्लाई कहां से हुई है, लेबर सप्लाई हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। और उस लेबर की डिमांड किसने करी है? देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जहां पे लोग जाके काम कर रहे हैं। ध्यान रखना, जो लेबर की डिमांड हुई है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से हुई है। दैट इज मेन डिमांडर ऑफ, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज द डिमांडर ऑफ लेबर। तो दो बातें आपको सीखनी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर टेक्निकली क्या क्या दे सकता है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड एंड लेबर। ठीक है, नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोवाइड व्हाट? इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड इनपुट्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, जो जैसे एग्जांपल मैंने ट्रैक्टर नाम लिया, मैंने पंप नाम ले लेता हूँ, जो पंप वाला होता है कंसेप्ट, कोई सीड्स वाली बात हो गई, जो भी हमारे एग्रीकल्चर में इस्तेमाल चीजें हो रही हैं, उन सबको ये चीज जो है ये प्रोवाइड करता है। अब एक क्वेश्चन छोटा सा आता है कि व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर बिकम्स द सप्लायर ऑफ लेबर, व्हाई नॉट दे यूज द एंटायर लेबर। भाई ऐसा क्यों है? मतलब साइंस एंड लेबर इसने क्यों ऑब्जर्व नहीं कर ली? भाई लेबर यहाँ पे क्यों गई है? ये भी तो सेक्टर है, इसमें काम कर लो, कोई क्या दिक्कत थोड़ी है। अब धनाधन प्रोडक्शन करो, चीजें बढ़िया से बढ़िया बनाओ। हाँ, एक मुझे समझ में आ जाती है बात सबकी, जो ऑथर की भी बात क्लियर हो जाती है कि भैया एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप बिल्कुल ही ट्रेडिशनल मेथड यूज करोगे तो बहुत हाई प्रोडक्शन नहीं होगी, उसमें आपको इनपुट बेसिकली चाहिए, और वो इनपुट आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर देगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। तो थोड़ी बहुत लेबर चली जाए, लेकिन वो तो नेट सप्लायर बन गया लेबर का। इसके पीछे जो रीजन है, इसके पीछे रीजन है इसी चीज का कि एग्रीकल्चर सेक्टर
प्रोडक्शन तो कर रहा है फूड की, लेकिन वो लोगों को सही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो लोगों को उनके वर्क के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन नहीं दे रहा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए एंड ऑफ द डे कोई भी एजेंट किसी भी सेक्टर में काम करता है फॉर दी वेजेस। क्लियर? मतलब मैं अगर एक लेबर हूं, अगर मान लो मैं एक लेबर हूं, तो मैं अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करूंगा तो बेसिकली मेरा इंटरेस्ट होगा वेजेस, कि कितना मैं वेज कमा रहा हूं एग्रीकल्चर सेक्टर में, राइट? सिमिलरली अगर मैं इंडस्ट्रियल एरिया में हूं तो वहां भी मेरा ये रहेगा कि कितना मैं कमा रहा हूं इंडस्ट्रियल एरिया में। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं पहले इंडस्ट्रियल एरिया वाली बात, कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो वेज प्रोवाइड होती है वो बेसिकली एमपीएल पे प्रोवाइड होती है, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर। और थोड़ा सा आसान कर लो तो वीएमपीएल पे प्रोवाइड होती है। यहाँ पे वीएमपीएल का मतलब होता है प्राइस इनटू एमपीएल, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है इसलिए इसकी वैल्यूएशन नहीं है ज्यादा। तो जो वेज होगी वो आपके एमपीएल पर बेस्ड होगी, व्हाट यू बेसिकली प्रोड्यूस, आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो। और बहुत मजे की बात क्या होती है, हम मान के चलते कि जो एमपीएल होता है वो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, बिकॉज हमारी वेज ही एमपीएल पे डिपेंड है, तो एमपीएल पॉजिटिव होगा। इसका मतलब होगा कि मैं अगर किसी बिजनेस में आ रहा हूं तो मेरी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगी, मेरी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगी, इसका मतलब ये होता है। रिमेंबर दैट, जो मैं बोलना चाहता हूं आपको, एमपीएल पॉजिटिव होना चाहिए। चलो एक यहां तक बात हो जाती है, लेकिन जब बात आती है एग्रीकल्चर की, यहां से आप समझ पाओगे कि क्यों लेबर बेसिकली, क्यों ऐसा हुआ कि लेबर यहां से यहां पे ट्रांसफर हो रही है। देखिए यहाँ पे जो वेट डिसाइड होती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एग्रीकल्चर में ना मोस्टली ऐसा होता है कि हम बाहर के लोग हायर नहीं करते, कभी कभी करते भी हैं, फिर वो हो जाता है कि बहुत बड़े लेवल के जमींदार हैं। जनरली एग्रीकल्चर में, रूरल एरियाज में ऐसा माना जाता है, पहले के जमाने की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि 1954 में तो ये आर्टिकल आया था, 1954 में पेपर्स पे ये वाला पब्लिश हुआ था, और इन्होंने बताया था थोड़ी और पुरानी बात, तो मान लो 70-80 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, और ज्यादा ही। ठीक है? तो उस टाइमिंग में ऐसा होता था, मान लो जैसे एग्जाम्पल, ये हमारे पास में एक लैंड है, ठीक है, ये लैंड है और इस पे कुछ एरिया है, और एक फैमिली का है लैंड, ठीक है, जमीन की है, फैमिली की है। तो बेसिकली इस जमीन पे जो काम करेंगे ये फैमिली मेंबर्स काम करेंगे, और ये लोग मिलके कुछ प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये लोग मिलके कुछ प्रोड्यूस करेंगे। तो मान लो इन लोगों ने टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर ली, टोटल प्रोडक्शन कुछ बना लिया, मान लो 100 यूनिट बना लिया। अच्छा, एग्रीकल्चर में ना ऐसा नहीं होता है कि वेच देते हैं, हाँ भैया बड़े भैया आपकी सैलरी ये है, छोटे भैया आपकी सैलरी ये है, बड़ी बहन आपकी सैलरी ये है, मम्मी आपकी सैलरी ये है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो वेजेस जो मिलती है इनको इन काइंड मिलती हैं। इन काइंड मतलब ये लोग घर पे रह रहे होते हैं, इनकी सारी जरूरतें पूरी हो रही होती हैं, इनका खाने पीना सही चल रहा होता है, इनके तीज त्योहार सही चल रहे होते हैं, इनकी शादी ब्याह हो जाता है, यानी फैमिली का जो हेड है वो सब कुछ मेंटेन कर रहा होता है, मतलब सब कुछ चल रहा होता है। इनका काम होता है बस सुबह से शाम तक काम करना। कोई ऐसा नहीं तो वेज दी जाती नहीं फैमिली मेंबर से। तो टेक्निकली यहाँ पे जो वेज हो जाती है वो एवरेज वाली हो जाती है, यानी टोटल प्रोडक्शन, क्योंकि किसी को इंडिविजुअल बेसिस पे तो वेज दी नहीं गई। भाई मम्मी जी आपकी इनकम ये होगी, पापा जी आपकी इनकम ये होगी, बड़े भैया आपकी इनकम ये हो गई, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे होता है कि जो टोटल कमाया वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और डिस्ट्रीब्यूट भी ऐसे भी नहीं हुआ कि जी आप इतने ले लो आप इतने ले लो, वो सब पे खर्च हो रहा है। तो जनरली एवरेज लगा लिया हमने कि टोटल प्रोडक्शन में अगर नंबर ऑफ लेबर कुछ रही होंगी तो उनको जो एपीएल आया होगा वही वेज के बराबर होगा। तो जो वेज है इन काइंड है, नॉट इन कैश। वेज इज बेसिकली इन काइंड नॉट इन कैश। तो वेज बेसिकली इस तरीके से हो गई कि पीपी अपॉन में लेबर, सो दैट इज एपीएल एवरेज। हाँ, अब मजे की बात क्या होती है यहाँ पर, अब मजे की बात यह है कि रूरल एरिया में एक फैमिली है, भाई फैमिली के अंदर सबकी उम्र तो एक बराबर होगी नहीं, और ये भी बात है कि सारे लोग बराबर काम नहीं कर रहे होंगे। भाई जो मेन हेड है, मान लो फादर है, तो वो एक्सपीरियंस पर्सन है, वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। उनकी वाइफ मतलब मदर, वो थोड़ा कम काम कर रही है। वहां पे एक उनकी कोई सिस्टर है, वो और कम काम कर रही है। एक छोटा बच्चा है, म- माना ये जाएगा, माना ये जाएगा कि वो भी काम कर रहा है, मान लो 12-15 साल का है, तो वो भी अपने जो है काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली कम काम कर रहा है वो। ठीक है, लेकिन जो वेज दी जा रही है, जो वेज दी जा रही है वो एपीएल के बेसिस पे दी जा रही है। तो ऐसा माना गया है कि जो यहाँ पे एमपीएल होता है वो बेसिकली
बेसिकली क्लोज टू जीरो होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी एमपीएल या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, एमपीएल या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। यानी यानी अगर वो वर्कर काम नहीं भी कर रहे हो, वो वर्कर अगर काम नहीं भी कर रहे हो तब भी काम चल जाता है वहां पर। 5 लोग हैं, 5 में से सबके सबको बराबर काम नहीं करना होता। एक आध वर्कर अगर आराम कर रहा है ना, मान लो कि बीमार पड़ गया आराम कर रहा है। अब देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो कंसेप्ट है, मान लो एक एम्प्लॉय ने छुट्टी करी तो उसकी मशीन खाली पड़ी हुई होगी, समझते हो इस बात को मेरी। एक एम्प्लॉय ने छुट्टी कर दी तो उसका एमपीएल खराब हो जाएगा उस दिन का। लेकिन यहाँ पे अगर एक दो एम्प्लॉय, मतलब घर की फैमिली मेंबर, एक दो फैमिली मेंबर काम नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, जो फैमिली बिजनेस होते हैं ना, फैमिली बिजनेस होते हैं, तो ये होता है ना कि भाई बड़ा होके फैमिली में के बिजनेस में जाना है, तो जब तक वो बड़ा नहीं होता, जब तक वो काम करने लायक नहीं होता, तो फैमिली वाले हैंडल कर रहे होते हैं ना। और जब वो काम भी करने जाता है तो बस चीजें चल रही होती हैं, पहले दिन उसे कार मिल जाती है, उसको फोन अच्छे मिल जाते हैं, इवन हर फैसिलिटी उसको हमेशा से मिल रही होती है। तो अगर उसके एमपीएल पे एक बात बताओ, जनरली किसी का फैमिली बिजनेस है और अच्छा खासा है, तो उनके बच्चों को ऑटोमेटिकली सारी सपोर्ट मिल जाता है ना। अगर वो फैमिली बिजनेस के दुकान में जा रहे हैं, ठीक है, चांदनी चौक में दुकान है, फैमिली फैमिली शॉप है वो, साड़ी की दुकान है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो दुकान पे जाना शुरू कर दिया, उसको तो डे वन से बढ़िया फैसिलिटी मिल रही है। मुझे बता दो कि उसको कार कभी उसके एमपीएल के बेसिस पे मिल सकती थी कभी? इतनी जल्दी तो नहीं मिल सकती थी, मिलेगी भी तो आफ्टर सम टाइम। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो स्ट्रगल है वो ये लोग कर रहे हैं, ये लोग नहीं कर रहे, तो इनका जो एमपीएल है बेसिकली वो क्लोज टू जीरो होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इनकी जो वेज होगी वो एपीएल के बराबर बेसिकली होगी। इतनी बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों को बढ़िया से कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इधर? तो टेक्निकली आप पहले इसको नोट करिएगा जितनी मैंने आपको बात यहाँ बताई है। अच्छा, एक चीज और गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसके नोट्स आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहां पे मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। ऑटोमेटिक आप वेबसाइट पर चले जाओगे और ऑटोमेटिक आपके इसके नोट डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसके नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे बिल्कुल डिसेंट लेवल के, आप वहां से नोट डाउनलोड करके बेसिकली वहां से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये तब है जब ये कोई वीडियो यूट्यूब की, और आप हमारे अगर प्लान वाले स्टूडेंट्स हो तो आपके पोर्टल में सबके नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। क्लियर? चलिए, एक तो बात थी मेरी यहाँ पे डिस्कस करने की, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। देखिए आफ्टर दैट लेविस ने डायग्राम बनाया, बड़ा प्यारा डायग्राम, बहुत अच्छी बात समझाने वाला है। लेविस ने ये समझाने की कोशिश करी कि कैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर, कैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर जो लेबर है वो ट्रांसफर होती है। और मजे की बात ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो लेबर इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रांसफर हो रही होती है, प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, आउटपुट में कोई बदलाव नहीं आता। जरा देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए ये डायग्राम है, ठीक है जी, ये टोटल प्रोडक्शन है और ये लेबर है, ठीक है। और देखिएगा ज्यादा ध्यान से, ये टोटल प्रोडक्शन बड़ा 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 बड़ा, एक पॉइंट ऐसा आया कि टीपी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक पॉइंट पे ये हुआ कि टोटल प्रोडक्शन बस रुक गया। यहां तक तो बड़ा है, उसको मैं थोड़ा और ठीक कर दूं, मान लीजिए ये, ठीक है, कर्वेचर फॉर्म में, ठीक है, यहां तक तो ये सही है, बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो कर्वेचर फॉर्म में बढ़ा, ठीक है, इतनी लेबर तक। मान लीजिए मैंने रीडिंग ने जो सिंबल्स नहीं है इसे पॉइंट दिया मैंने बी, उसके बाद में लेबर तो बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। ऐसा मैं बताता हूं तो कब होता है। आप सबको पता है कि रूरल एरिया में, है ना, रूरल एरिया में, गांव देहात में थोड़ी सी नंबर ऑफ चाइल्ड ज्यादा होते हैं, बच्चे ज्यादा होते हैं। पहले के जमाने देखो 8 8 10 10 बच्चे हुआ करते थे, और अभी भी रूरल एरियाज में ज्यादा होते हैं। और ये चीज आप यूनिट नंबर 2 में पढ़ोगे, यहाँ पे लेबर वाला कंसेप्ट आएगा, एक थ्योरी भी आएगी, एक डेमोग्राफिक इसमें भी आएगा यूनिट नंबर 1 में भी, कि क्यों एग्रीकल्चर एरिया में या फिर सॉरी रूरल एरिया में क्यों बच्चे ज्यादा होते थे। वो इसलिए भी होते थे कि जो पेरेंट्स होते थे वो अपना इंश्योरेंस, जो बच्चे होते हैं ना वो टेक्निकली इंश्योरेंस होते हैं, टेक्निकली क्या होते हैं, वो इंश्योरेंस होते हैं किसके? अपने माँ बाप के। तो अब मान के चलो, पहले
मैंने मतलब हस्बैंड वाइफ वो काम कर रहे थे, ठीक है, चीजें चलती गई चलती यहाँ तक पहुंची चीजें, 2 लेबर हुई तो उन्होंने इतना प्रोडक्शन करा, फिर उनका जो तीसरा बच्चा हुआ थोड़ा बड़ा हुआ, मान लो एग्जांपल दे दो कि बच्चे तो थे लेकिन वो जैसे जैसे बड़े होते गए एज ए लेबर बनते गए, तो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और वहां पे नॉर्मली पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे टोटल पॉपुलेशन होनी अब रुक जाएगी, टोटल पोर्शन इस तरीके से रुक जाएगी कि जितना एफिशिएंसी इससे पहले की लेबर कर रही थी, आज वाली एफिशिएंसी कम कर रही है। जनरली जो मान लो फादर का हेड थे, तो जितनी एफिशिएंसी उनमें था उतनी एफिशिएंसी इस वाली लेबर में नहीं होगी। ऐसे करते करते पॉइंट डेफिनेटली वो आ जाएगा जहां पर, ऐसे करते करते डेफिनेटली वाला पॉइंट आ जाएगा जहां पर मैक्सिमम लेबर हम अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर फिर भी उस फैमिली में बच्चे होते जा रहे हैं या वो फैमिली बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, मान लो एग्जांपल दूं, बच्चा हुआ बड़ा हुआ लड़का, उसकी शादी हो गई, उसकी वाइफ आ गई वो भी काम करने लगी, ठीक है, या लड़की थी उसकी शादी हो गई, एग्जाम्पल या तो वो कहीं चली गई या फिर उसका हस्बैंड भी काम करने लगा। जनरली आप ऐसा मान लो इधर उधर नंबर ऑफ लेबर बढ़ता गया, लेबर्स बढ़ती गई, तो आफ्टर सम पॉइंट इस पॉइंट के बाद लेबर बढ़ रही है बट टोटल प्रोडक्शन रिमेन सेम, यानी आफ्टर दिस पॉइंट द चेंज इन टीपी इज जीरो। और चेंज इन टीपी को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर इसे हम लोग एमपीएल कहते हैं। तो आफ्टर दैट पॉइंट टिल एनी एनी पॉइंट, टिल कहीं तक भी मान लो, यहां तक ये बेसिकली जीरो रहेगा। समझ लो मेरी बात को, यहां तक ये बेसिकली जीरो रहेगा क्योंकि इसके बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ा एमपीएल में। तो अब लेविस के अकॉर्डिंगली यहां से लेकर यहां तक की जो लेबर है ये एक्सिस लेबर है, या आप कह सकते हो सरप्लस लेबर है। वो सुना है ना, गांव, वो बहुत से लोग कहते हैं कि गांव से आए थे दिल्ली में काम करने, है ना, और बहुत काम किया। टेक्निकली मेरे माइंड में एक बात ये हमेशा आती है कि दिल्ली में काम कर जनरली जनरली एक मतलब कॉमन सी बात होती है कि अगर आप वहां पे रह रहे होते तो शायद आपकी उतनी एफिशिएंसी नहीं होती कभी भी, बिकॉज हो सकता है वहां पे आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, मान लो मैं हूँ, मुझे आप बिल्कुल गांव देहात में भेज दो, अब मैं टीचर हूँ, पढ़ा तो मुझे पढ़ाना आता है, मुझे आप वहां पे भेज दो, ठीक है, तो मेरे तो एमपीएल वहां पे जीरो हो जाएगा, मुझसे खेती बाड़ी किया होगी। या फिर मान आप कहते हैं सर आप तो एक्सपीरियंस होकर जा रहे हो, मैं तो इनिशियल से ही कह रहा हूँ, मुझसे तो शुरू से ही स्टार्टिंग से वजन वाले काम नहीं होते थे। जनरली आपसे भी नहीं होते होंगे कि बहुत लोगों से ये काम नहीं होते एग्रीकल्चर वाले, उनका डिफाइन ही होता है कि उनको कुछ और ही करना होता है लाइफ में, ठीक है। तो ये जो लेबर होती है सरप्लस लेबर, ये लेबर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसफर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो हो जाती है, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर में होने के बाद भी इसमें कोई भी लॉस नहीं होता, विद नो एनी लॉस इन प्रोडक्शन, विद नो एनी लॉस इन प्रोडक्शन। मतलब जो एक्सिस लेबर थी, जो सरप्लस लेबर थी, वो ट्रांसफर हो गई इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो एग्रीकल्चर की थी, और उससे कुछ भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, प्रोडक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यहां तक भी बात समझ में आती है, ठीक है। अब जनरली अगर मैं आपको बोलूं कि भैया उनका वेज रेट क्या होना चाहिए, एग्जांपल अगर इतनी लेबर है, इतनी लेबर है, तो जनरली दिस इज द स्लोप, ठीक है। तो जो हमारा वेज वाला कंसेप्ट है वो ये है कि हमारी वेज इस तरीके से होनी चाहिए उन लोगों की, ठीक है। एवरेज वाली बात कर रहा हूं मैं टोटल प्रोडक्शन का, देखिएगा समझिएगा, टोटल प्रोडक्शन ये है दिस अपॉन में दिस, तुम्हारी वेज निकल के आएगी नहीं आएगी भाई। मगर इसका स्लोप पूछो तो ये क्या होता है, ये अपॉन में ये अपॉन में ये, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस, है ना। तो इसके हिसाब से क्या निकल के आएगी, वेज एग्रीकल्चर सेक्टर में वेज इज व्हाट, जनरली हम बोलते हैं ना टीपी अपॉन में लेबर। तो देखो टीपी हो गई यहां से यहां तक की, और लेबर ही हो गई यहां से यहां तक की, ये कोई हमारी एपीएल। तो जनरली जो एपीएस का एपी ही तो बनेगा, दिस इज द एपी लाइन, नो डाउट, क्लियर। अच्छा अब मैं ये कहता हूं, अब मैं ये कहता हूं कि अभी भी जैसे ये तो लेबर हो गया एक्सिस लेबर, ये सरप्लस लेबर, ये तो डिफाइंड है, ये तो कंफर्म है कि ये
रूरल एरिया में एग्रीकल्चर में एक्स्ट्रा है, ये तो वहां चली जाए। लेकिन अभी भी कुछ लेबर ऐसी होती है जो, देखो 100% यहां तक की लेबर काम कर रही है, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा था, जब भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन इसका आफ्टर सम पॉइंट इसका बढ़ना कम हो गया, इंक्रीजिंग वाला डिक्रीजिंग रेट पर हो गया। यानी एक पॉइंट पे इंक्रीजिंग रेट, आफ्टर दिस पॉइंट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। अगर आप इस ही एपीएल को पैरेलल बना दो यहां तक, दिस इज द अगेन एपीएल लाइन, अगर इसी लाइन को पैरेलल बना दो तो यहाँ पे टेंजेंट होगा, इसे मान लो सी पॉइंट है, तो हमारे पास जो एफिशिएंट लेबर है, वो सिर्फ इतनी लेबर है जिसकी साइड से एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एमपीएल है वो पॉजिटिव है, यहाँ का एमपीएल ऑब्वियस बात है नेगेटिव नहीं है, मतलब ये ऐसे कह रहा हूं मैं, अगर आप समझें तो चेंज इन एमपीएल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर, ये कहना चाहता हूं मैं। चेंज इन एमपीएल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर ये पॉजिटिव है, बट ये वाला चेंज इन एमपीएल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर ये नेगेटिव है। मतलब एमपीएल का जो बदलाव है वो पॉजिटिव है इतनी रीजन तक, एमपीएल का बदलाव नेगेटिव है इतनी रीजन तक, और एमपीएल का बदलाव 0 है इतनी रीजन तक। समझ में मेरी बात? तो टेक्निकली देखा जाए तो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट लेबर जो हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट लेबर जो हमारे बिजनेस में बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक लेबर ऐसी है जो ना तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में गई, अब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लीज नेगेटिव मत सोचना, जनरली एग्जांपल हमारे पुराने जमाने में मानना हुआ करता, तो पुराने जमाने में एक हमारी इकोनॉमी में कंसेप्ट आता है पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। और आपको पता होगा कि अभी आफ्टर सम टाइम, अभी कुछ टाइम पहले से बहुत सारी नए नए लॉज बने, जैसे जैसे वुमेन को सपोर्ट करो, फीमेल को सपोर्ट करो इन वर्क प्लेस। कैसा सपोर्ट? एक तो उनका रिजर्वेशन, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी कंपनीज पहले, अभी नहीं पहले, एज कंपेयर एम्प्लॉयज में मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन करती थी। इवन हमारे पार्लियामेंट भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, तभी तो आप देखो कोटास बने। इवन अब तो यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, सब जगह कोटा, पहले डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था हर चीज में, मेल फीमेल का भी, ठीक है। तो उनका ही ऐसा मानना था, मैं फिर बोल रहा हूं, हम बात कर रहे हैं 1954 की, ये जब पेपर पब्लिश हुआ तब की बात करूं, उनका मानना ऐसा हुआ करता था, एक फैमिली में अगर 10 लोग हैं, 10 में से 3 फीमेल हैं और 7 मेल हैं, तो टेक्निकली मेल ज्यादा काम कर रहे हैं, फीमेल कम काम कर रही है खेत में, खेती बाड़ी काम में, ठीक है। अब उनकी साइकोलॉजी है, उनकी वो है साइकोलॉजी, ठीक है, उनकी साइकोलॉजी है। अब समझिएगा, तो जो मैं कह रहा हूं ना, जो मेल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके हिसाब से वो ये वाले हो गए मोर एफिशिएंट लेबर, ये हो गई ये लेस एफिशिएंट लेबर है। यानी टाइम तो ये लोग पूरा दे रहे हैं, टाइम तो ये लोग पूरा दे रहे हैं, टाइम तो ये लोग पूरा दे रहे हैं, लेकिन टाइम देने के बाद ये नहीं कर पा रहे काम, ये बिल्कुल नहीं कर पा रहे, लेस एफिशिएंट। अब ना तो ये लेबर यहां जा सकती है और ना ये एफिशिएंट हो सकती है, तो इसके पास में ऑप्शन है, तो ये जो लेबर रहेगी, इस लेबर को बोला गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोला गया इसको बेटा? इसे बोला गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि ये जो लेबर है ये ना तो इंडस्ट्रियल एरिया में जा सकती है और ना ये एफिशिएंट हो सकती है। अब एग्जांपल कोई फीमेल है, ये उसके पास घर के भी तो बतेरे काम हैं, वो टाइम तो पूरा दे रही है लेकिन उसको घर के भी काम निपटाने और मतलब अपने खेत का भी काम बहुत सारा करना है, ठीक है, तो वो कैसे काम कर लेगी? तो ना तो इस पे आ सकती, क्योंकि वो एफिशिएंसी नहीं आ सकती बेचारी के अंदर, और ना ही वो सरप्लस लेबर बन सकती कि वो अपना घर बार छोड़ करके वहां चली जाए। तो ये हमेशा डिसगाइज, हिंदी में कहते थे छिपी हुई बेरोजगारी, होता है ना, वो खेत में, अरे जा खेत में चले जा काम करने, तो वो जाके बस वहां पे डंडियां मार रहा होता है ना, चरपाई पे लेटा हुआ होता है, ये वो लोग होते हैं। और जो चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, ये लोग काम वाले होते हैं, जिन्हें काम करना होता है, ये लोग कामचोर टाइप होते हैं। इनमें कुछ लड़के भी होते हैं, इनमें मेल भी होते हैं, चलो फीमेल की तो मजबूरी होती है, इनमें मेल भी होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा देखा होगा कि बैठे आराम से, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सामने आता है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं ये दोनों एरियाज का,
B2A और B2C, ठीक है, B2A और या फिर B2C की बात करो, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, अगर आप जनरली इनकी बात करो तो यहाँ पे जो एमपीएल है वो बेसिकली जीरो है। यहाँ पे एमपीएल क्या है बेटा, जीरो। क्या है एमपीएल यहाँ पे, जीरो। लेकिन यहाँ पे जो एमपीएल है वो पॉजिटिव है, ठीक है, मैं मान गया, वाली बात है, बिल्कुल मान गया, मानते इस बात को मेरी। अब एक पॉइंट ऐसा था, यहाँ पे तो एमपीएल बेसिकली जीरो है लेबर का, पर यहाँ पे एमपीएल जीरो नहीं है, यहाँ पे एमपीएल पॉजिटिव है। हाँ, फर्क इतना सा है कि इस रीजन में एमपीएल इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, इसमें एमपीएल डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो अगर आप B2C बोलते हो, इफ यू से दैट B2C, तो B2C में, अगर जनरली मैं कह रहा हूँ B2C में जो हमारा एमपीएल है वो पॉजिटिव है। एमपीएल क्या है मेरा यहाँ पे, पॉजिटिव। B2C में इतने एरिया में एमपीएल पॉजिटिव है, जीरो नहीं है, पॉजिटिव है, काम तो कर रहा है वो, मतलब कुछ ना कुछ तो वर्क चल रहा है। इनका ये तो वो लेबर थी जो काम ही नहीं कर रही थी, फ्री के पैसे ले रही थी। वो होता नहीं है कि घर में 5 बच्चों में से एक बच्चा घर से बाहर चला जाता है काम करने, और जब तक काम नहीं और जब तक वो बाहर नहीं जाता तो घर पे रहता है, वो कुछ भी नहीं कर रहा होता, तब भी उसको पूरा सपोर्ट मिल रहा होता है जैसे दूसरे फैमिली मेंबर को मिल रहा होता है ना, ये वही वाली बात है। तो एमपीएल यहां पॉजिटिव है, ठीक है, और यहां देखो, जनरल सी बात है, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाला पर्सन अगर एग्रीकल्चर उधर इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाए तो ऑब्वियसली बात है वहां पर उसका एमपीएल अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि पॉजिटिव वाला एमपीएल इन दोनों में से जो ज्यादा पॉजिटिव एमपीएल है वो ये वाला था। यानी अगर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर मैं मान लो छिपी हुई बेरोजगारी का पीड़ित हूं, यानी मैं घर में हूं भी, थोड़ा बहुत काम भी कर रहा हूं, बस ना के बराबर, और वेज मुझे बराबर मिल रही है, मान लो मैं किसी ऑफिस में भी हूं, ठीक है, और वेज मुझे बराबर मिल रही है, तो मैं कुछ ना कुछ तो काम कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्रियल एरिया में काम करूंगा तो मेरी एफिशिएंसी बेसिकली और बढ़ जाएगी, मेरी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो वेज प्रोवाइड होता है वो एपीएल के बराबर होता है, यहाँ जो वेज होता है वो एमपीएल के बराबर होता है। टेक्निकली वेज इज कांस्टेंट, वेज क्या है बेटा, वेज कांस्टेंट है, वेज में कोई बदलाव नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो वेज होती है इसलिए ज्यादा होती है। नाउ द क्वेश्चन इज why the wage in industry sector is more than the agriculture sector, so this is the whole story behind this, ठीक है। तो लेविस मॉडल ने बेसिकली ये समझाया है आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो मैंने आपको ये थोड़ा सा इंट्रो कराया है चीजों का, तो इसके नोट्स आपके बेसिकली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक कर सकते हैं, वहां पे इसके नोट्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा इधर, जिसमें आप क्लिक करके वेबसाइट के थ्रू नोट्स को देख सकते हैं अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अदरवाइज जब आप अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं हमारे, तो आपके पोर्टल पे वो नोट्स रहेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।